स्वागत है आप सबका तरकाई स्पीसीज चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीटी 365 एनवायरनमेंट का सीरीज चल रहा था और अब तक हमने इसमें बहुत सारे लेक्चर किए, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स देखे। तो आज हम अपने जो जहाँ पिछला लेक्चर छोड़ के गए थे वहीं से हम शुरू करेंगे और आज ही हमारा प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड। देखो, अब ये जीएफसी फंड है तो ऑब्वियसली ये वेस्ट के ऊपर फंड रहेगा। ठीक है, टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। जो भी केमिकल है, जो भी वेस्ट है, उसको सस्टेन कैसे किया जा सकता है। देखो, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि कम रिसोर्सेस में उसका आउटपुट अच्छा निकालना और वो एनवायरनमेंट के लिए उसको इतना फिजिबल बनाना कि वो एफिशिएंट रहे और हार्मफुल इंपैक्ट न डाले। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। अब जीएफसी फंड ये 5th आईसीसीएम मीटिंग में हुआ था, जो कि बॉन मतलब बॉन जर्मनी 2023 में हुआ था। ठीक है, ये क्या कॉम्प्लीमेंट करता है? फंड दैट सपोर्ट बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करना, ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से खुद को कंपैटिबल कर पाए और फिर जो वेस्ट हो रहा है उसको एक मैनेज कर सके। टारगेट मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स, ताकि जो नेशन है वो भी स्ट्रेंथन होता रहे और रीजनल एबिलिटीज भी बढ़ती रहे। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन देखो, 2 नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूएन रीजन। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डोनर एंड कंट्रीब्यूटर, 2 नेशनल इसके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ये याद रखना है। और इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे कि वॉलंटरी फंडिंग ऑफ 3 लाख टू 8 लाख यूएसडी अप टू 3 इयर्स। ठीक है, 3 लाख टू 8 लाख यूएसडी अप टू 3 इयर्स वॉलंटरी फंडिंग है। और ये क्या करेगा? जो हार्मफुल केमिकल और जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज करेगा। ठीक है, अब देखो, ऐसे ही इसके एक मल्टी सेक्टोरल एग्रीमेंट है जो 28 टारगेट को नजर में रखता है और वो किसकी सिर्फ और सिर्फ केमिकल और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के ये 28 टारगेट, और ये है कि वो 2035 तक वो अचीव होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलग अलग हैं जो ग्लोबल इनिशिएटिव, जैसे कि बेसल कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, एसआईसीएम है, तो फिर वो आप देख सकते हो। अभी है ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते हो या फिर मतलब वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो। अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो तभी कहलाता है जैसे कि या तो वो रिसाइकल प्रोसेस में नहीं जा सकता या तो उसको कोई यूज करना नहीं चाहता, तब जाके वो ई वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिलीज हुआ है। ये न्यूज देखो, सबसे पहले कि ये रिपोर्ट इज फंडेड एंड पार्टनरशिप बाय यूनिटार, एस साइकिल प्रोग्राम, आईटीयू एंड फाउंडेशन कार्मिक डेक। ये 4 आपको याद रखना है। ठीक है, अब एस साइकिल जो है आपका 2022 में आया था अंडर यूनिटार डिवीजन फॉर प्लेनेट, मतलब ये यूनिटार की ही एक बॉडी है। ये हाईलाइट क्या कर रहा है कि 22.3% जो है फॉर्मली कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड। अभी फॉर्मली है, मतलब रिपोर्ट में ऐसा है कि इतने के प्रूफ है अपने पास वो चीज। रीजन वाइज ई वेस्ट पर कैपिटा जनरेटेड, मतलब 1% सबसे ज्यादा कौन सा जनरेट कर रहा है, तो वो है यूरोप, ओशिनिया और फिर बाद में तीसरे पे अमेरिका। ठीक है, इंडिया है 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर। ठीक है, 4100 मिलियन केजी जनरेटेड है। आपको सिर्फ इसका रैंक याद रखना है। फिर सेकंड कौन है? फर्स्ट चाइना है, सेकंड यूएसए। आपको इतना याद रखना है बस। ठीक है, कितना किलो है उसका याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी ये मैंने डेफिनेशन आपको बता ही दिया था। चैलेंजेस देखो क्या है कि इनफॉर्मल रिसाइकलिंग कोई करना नहीं चाहता। ठीक है, अभी देखो इसके बेनिफिट क्या होते हैं ना, ई वेस्ट के बेनिफिट के ई वेस्ट इतने रहते हैं कि उसमें गोल्ड तक पाया जा सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से बहुत सारे मिनरल्स है और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कि कहते हैं ना बहुत वल्नरेबल है, मतलब उनको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स है। ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस है? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर उसको अंदर ही अभी देखो कोई एक प्रोडक्ट है फेंक दिया, उसमें से वही कंपोनेंट निकाल के उसको रिसाइकल करके अंदर ही रखे तो फिर इंपोर्ट भी बचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, रिसाइकल भी अच्छे से होगा। तो ये सब चीज है। अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया ये क्या है? देखो, ये अमेंडमेंट रूल था, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2003 में आया था। ठीक है, फिर है आपका ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पोस्ट कंज्यूमर स्टेज उसकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल को मेंटेन करना ही। ठीक है, ये ईपीआर बोलता है। कौन सा? 2011। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था। फिर 22 किसके ऊपर था? सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू ईपीआर रिजीम।
सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि कोई एक कंपोनेंट जिससे सोसाइटी का भी वेलफेयर हो रहा है, एनवायरमेंट भी बच रहा है, इसी चीज को सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट सेकंड अमेंडमेंट रूल 2023, ये क्या है कि इसने क्लैरिटी दिया कि रिडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस होना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए ईपीआर सर्टिफिकेशन का, जनरेशन का। फिर रिफ्रिंजमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स, जो भी प्रोड्यूसर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये चीजें। अभी 2024 भी आया है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो 2024 यहाँ पे आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये रिसेंटली था। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है कि रिलैक्सेशन फॉर टाइमलाइन फॉर फाइलिंग और रिटर्न्स और रिपोर्ट, मतलब आप अपना रिपोर्ट सबमिट करो लेकिन 9 मंथ के विद इन, 9 मंथ को क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश वन और मोर प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरा अथॉरिटी है। एक्सचेंज प्राइस ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस फिक्स्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी ने अपना एक प्राइस सेटअप किया, हाईएस्ट और लोएस्ट उसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अभी सीपीसीबी भी हम आगे देखेंगे चल के। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अभी मीटी हैज डेवलप्ड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर रिकवरी ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड प्लास्टिक्स फ्रॉम ई वेस्ट। ठीक है, अभी ग्लोबल इनिशिएटिव्स, भाई बेसल कन्वेंशन आ गया आपका। फिर जेस्प आ गया। जेस्प किसका है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके बीच में। ई वेस्ट चैलेंज, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये आप देख सकते हैं। अभी हमारा तीसरा जो है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या है देखो, एनवायरमेंट कंपनसेशन गाइडलाइन, ये कंपनसेशन गाइडलाइन आया इशूड बाय सीपीसीबी अंडर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। ठीक है, 2022 के अंदर इसने अपना ये दिया है, एक गाइडलाइन दिया है। देखते हैं क्या है। अभी देखो, पहले तो एनवायरमेंटल कंपनसेशन समझो। एनवायरमेंटल कंपनसेशन मतलब कि आपने कोई ऐसा एक्टिविटी किया जिससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हार्मफुल हुआ है, इम्पैक्ट पहुंचा है, तो फिर उसका एक कोई ना कोई आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन। ठीक है, अभी देखो 2020 रूल एम्पावर सीपीसीबी टू इम्पोज एंड कलेक्ट ईसी फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन रिफर्बिशमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बैटरी इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द रूल। लेकिन अभी 2022 रूल ये है कि ये उनके ऊपर हो रहा है कि जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है या फिर कोई एक एंटिटी, मतलब कोई भी एक पर्सन है, अगर वो रिफर्बिशमेंट या फिर रिसाइकलिंग कर रहा है वेस्ट बैटरी का, तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो उसका पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा। यही है। एप्लीकेबिलिटी कैसा है कि जैसे एक्टिविटी विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसके लिए एक लाइसेंस होना चाहिए, वही है। जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन करता है, मतलब झूठा इन्फॉर्मेशन दे करके, ये सब चीज के लिए। और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको पे करना रहता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने हाइलाइट्स ऑफ गाइडलाइन इशूड। दो रेजिम है, तो एक रेजिम क्या बोल रहा है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मेटल वाइज, ठीक है, ये उसके लिए कि जो मेटल वाइज फुलफिलमेंट नहीं करेगा उसके लिए। और दूसरा रेजिम बोल रहा है नॉन कंप्लायंस ऑफ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए। दो के लिए, एक है आपका क्या, मेटल वाइज बैटरी जो टारगेट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो, और दूसरा है आपका जो रूल्स को तोड़ेगा उसके लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए ये रूल है। अब देखो, ये रूल कब आया था, कवरेज है ऑल टाइप ऑफ बैटरी, मतलब मूवेबल, इमूवेबल, इंडस्ट्री की है, कार की है, फोन की है, हर एक चीज। ईपीआर वेयर प्रोड्यूसर एंश्योर कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज। ठीक है, सिंपल था। अभी मैंडेटरी फेज क्या है कि रिसाइकल्ड मटेरियल इन न्यू बैटरी प्रोडक्ट टू फाइनली अचीव 20% बाय 2030-31 फॉर बोथ पोर्टेबल एंड ईवी बैटरीज, मतलब कि 20% तक इसको 2030-31 तक इसको अचीव करना है। अब देखो, अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन पे आते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन आप सबको पता है कि जो भी प्लास्टिक से होता है, प्लास्टिक किससे बनता है, पॉलीमर से बनता है। पॉलीमर बहुत सारा मोनोमर होता है। ठीक है, अभी देखो, एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन हैज डबल्ड फ्रॉम 2000 टू 2019, मतलब 2000 से और 2019 के बीच में ये दुगना हो गया। इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली, आपको बस इतना ही याद रखना है इस समय प्रीलिम्स के लिए। इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली। अब इसमें कौन कौन से टाइप के प्लास्टिक यूज होते हैं, देखो, आपका पेटे हो गया जो कि जिससे बेवरेज बॉटल बनता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथेलाइन हो गया जिससे डिटर्जेंट बॉटल बनता है, जो हार्ड रहता है काफी ज्यादा। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि प्लम्बिंग पाइप बनता है, जैसे कि वो एस्ट्रल पाइप, ये सब फॉर एग्जांपल वही है। अभी लो डेंसिटी जैसे कि बबल रैप, कोई चीज आप पार्सल मंगाते हो तो फिर उसमें जब प्लास्टिक लगा रहता है बबल जैसा, वही है बबल रैप। पॉलीप्रोलाइन स्ट्रॉस, पॉलीस्टेरिन जैसे कि प्रोडक्ट पैकेजिंग, तो ये सब के लिए। अभी इससे हार्मफुल इंपैक्ट क्या होता है, देखो कि लीवर और ब्रेन कैंसर हो सकता है, किससे, विनाइल क्लोराइड मोनोमर से।
बेंजीन और बुटाडाइन से ल्यूकेमिया और लिम्फोमास हो सकता है, मतलब वीकनेस काइंड ऑफ। स्टाइरिन से आपके ह्यूमन कार्सिनोजन, कार्सिनोजन मतलब कि जिससे कैंसर बनता है वो। और बिस्फेनॉल जो कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है। तो ये सब हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इनिशिएटिव है, अभी इसमें इनिशिएटिव काफी बार रिपीट हो चुका है, तो फिर इसको आप एक बार बस ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। अब इंडिया का क्या इनिशिएटिव है वो एक बार मैं फटक से बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो इसका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के विदिन आया था, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया था 2022 से। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर ये आया था 2016 में। फिर अनप्लास्टिक कलेक्टिव कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यूएनईपी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया इसमें आया था। प्रोजेक्ट रीप्लान था जो लॉन्च्ड बाय केवीआईसी। और एक लाइफ मिशन है जो कि बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, और दूसरा कैंपेन लॉन्च करना है जिससे अवेयरनेस हो। अभी यही प्लास्टिक के विधि नहीं, एक टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। अभी रिसर्चर ने ये देखा कि माइक्रो प्लास्टिक बोथ कैनिन एंड ह्यूमन टेस्टिस, ह्यूमन टेस्टिस मतलब टेस्टिस एक मेल मेल का ऐसा प्राइवेट पार्ट होता है, तो वो ह्यूमन टेस्टिस। अभी फाउंड इन टूथ एंड ह्यूमन टेस्ट इसमें फाइंड हो गया माइक्रो प्लास्टिक। अभी स्मॉल है क्या माइक्रो प्लास्टिक? स्मॉल प्लास्टिक पीस लेस देन 5 मिलीमीटर लॉन्ग, 5 mm लॉन्ग से छोटा रहता है। हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो कैटेगरी है इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसके लिए रहता है? टाइनी पार्टिकल डिजाइन फॉर कमर्शियल यूज। और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक किस लिए रहता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक आइटम लाइक वाटर बॉटल, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट देखो क्या है कि एनवायरमेंट में क्या है कि मरीन ऑर्गेनिज्म इसको ले ले तो टॉक्सिक हो जाएगा, फिर उनका फूड चेन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, बहुत लंबी ट्रेन है। अब ह्यूमन हेल्थ का क्या है कि इसके बहुत सारे इशू है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, एंडोक्राइन डिसरप्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कार्सिनोजन भी जनरेट कर सकता है। माइक्रोप्लास्टिकल हैव बीन फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, लंग, ब्रेस्ट मिल्क, प्लासेंटास, ह्यूमन टेस्टिस। 5 मिलीमीटर से छोटा, इसका मतलब ये कहीं भी जा सकता है, तो फिर इसके लिए वो सब चीज को कंट्रोल करना चाहिए। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय अर्थ एक्शन। अर्थ एक्शन एक है, उसने रिलीज किया प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 का रिपोर्ट। अभी ये क्या बोल रहा है कि इट मार्क्स द पॉइंट व्हेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक एक्सीड द वर्ल्ड कैपेसिटी टू मैनेज इट। मतलब कि आप जो जनरेट कर रहे हो उस चीज को अच्छे से मैनेज नहीं किया जा सकता, तब ये एक अलर्ट बटन है, तब ये सायरन बजाता है अपना। डिटरमाइंड बेस्ड ऑन कंट्रीज मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। अभी मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स क्या है कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब सॉरी आप कितना कंज्यूम कर रहे हो और आप उसको कितना मैनेज कर सकते हो, कितना मैनेजेबल है। तो फिर ये दो, इन दोनों का गैप रहता है। अभी इंडिया में है ये 68.62 जो कि काफी ज्यादा है, वेरी हाई स्टेटस है इसका, ठीक है। अब मरकरी पॉल्यूशन देखो, यूएनईपी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि मरकरी मेजरिंग डिवाइस जो रहता है ना हेल्थ केयर में, जैसे कि आपने बीपी में देखा रहेगा जो सिल्वर कलर का ऐसे डॉक्टर जब पंप करते हैं, जब वो जो सिल्वर कलर का रेज होता है वो कुछ नहीं बल्कि मरकरी होता है। थर्मोमीटर में भी वो जो देखते हो आप सिल्वर कलर का, वो कुछ नहीं आपका मरकरी ही रहता है। अब मरकरी सबसे पहली बात कि नेचुरली ऑकरिंग तो है, लेकिन ये रेयर एलिमेंट है, इसको कहीं और भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी थर्मोमीटर, स्फाइगोमैनोमीटर जिससे बीपी मेजर करते हैं वही, ठीक है। 20% एनुअली रिड्यूस मरकरी स्पिलेजेस, ठीक है। एनकरेज अडॉप्शन ऑफ एक्यूरेट, अफोर्डेबल एंड सेफ मरकरी फ्री अल्टरनेटिव, ठीक है। अब ये बोल रहे कि 20% एनुअली जो है मरकरी जो स्पिल होती है, मतलब जो बर्बाद होती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये मरकरी फ्री अल्टरनेटिव जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इसके मेंबर कंट्री कौन से? अल्बानिया, बुर्किना फासो, इंडिया इज द मेंबर, मॉन्टेनेग्रो एंड युगांडा, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है। इसको फंड कौन करता है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, एग्जीक्यूट कर रहा है डब्ल्यूएचओ। अब मरकरी के बारे में कुछ बात जानते हैं। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है जो कि एयर, वाटर, सॉइल तीनों में मिलता है, ठीक है। ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एक अकेला इकलौता मेटल है कि जो कि लिक्विड में पाया जाता है। परसिस्टेंट बायो एक्यूमुलेटिव टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। और डेली अभी कुछ कुछ कंट्री बोली कि मरकरी को कंज्यूम करना भी चाहिए डेली और वीकली, उसको एक एस्टिमेट भी बनाया कि आपको इतने में मतलब कि इतना ही खाना है, ऐसा। सोर्सेस इसके है गोल्ड माइनिंग, कोल वेस्ट, थर्मल पावर प्लांट, वोल्केनिक एमिशंस, ये सब इसके सोर्सेस है। अब देखो इफेक्ट कैसा, मिनामाटा डिसीज जिसके वजह से मिनामाटा कन्वेंशन भी है, आप वो भी जानते हो। फिर इसके नर्वस, डाइजेस्टिव, इम्यून सिस्टम, लंग, किडनी, स्किन, आइज,
मतलब कहीं भी ये सब इफेक्ट कर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसा है। अभी मिनामाटा कन्वेंशन जो कि 2013 में आया था, कुमामाटो जापान में लिया गया था, और इसको 2017 में ये फोर्स हुआ था। मतलब इसको अडॉप्ट किया था 2013 में, लेकिन इसको फोर्स किया था 2017 में। आपको दोनों ही डेट याद रखने हैं। फर्स्ट ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जो कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के एडवर्स इफेक्ट मरकरी उसको फोकस करता है। इसका पर्पस क्या है कि जो मरकरी माइन है उसको बैन करना है, जो एग्जिस्टिंग वन है उसको फेज आउट करना है, और फेज डाउन ऑफ मरकरी यूज इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। ठीक है, और इंडिया 2018 में बाहर हो गया था इससे। ठीक है, अब है पॉप्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। देखो अभी ये क्या है, डन बाय यूएनईपी एंड फंडेड बाय जीईएफ। ठीक है, अभी यह है कि डिक्लाइन इन यूज ऑफ 12 पॉप्स ड्यू टू रेगुलेटरी एक्शन टेकन बाय ग्लोबली सिंस 2004। ठीक है, मतलब पॉप जो यूज होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीज आया है। अभी डीडीटी जो है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है जो कि ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है, और इसका 70% जो है सैंपल सिंस 2024 ये मतलब डिक्रीज हुआ है। मतलब 70% ये पहले से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ पीओपी ड्यू टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या है, पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस डिटेक्टेड एट हाई लेवल। ठीक है, अब पीओपी के बारे में जानते हैं। देखो क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस, कार्बन बेस्ड केमिकल सब्सटेंस है जो एनवायरमेंट में मिल जाता है, और क्या है, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल, अनवांटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, मतलब वेस्ट मटेरियल। अभी ये क्या करेगा, फोटोलाइटिक, बायोलॉजिकल और केमिकल डिग्रेडेशन लाता है। ठीक है, अब इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल, ये बायो एक्यूमुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाल देगा। सेमी वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब कि मूव टू लॉन्ग डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर बिफोर डिपोजिशन ऑकर, मतलब कि लंबे समय तक, मतलब मरने के पहले खूब चलो, वही है। अब इसके इम्पैक्ट देखो क्या है कि लिंक टू कैंसर, लिवर डैमेज, डिक्रीज फर्टिलिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ अस्थमा, थायराइड डिसीज ड्यू टू देयर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है कि एंडोक्राइन डिसरप्टिंग प्रॉपर्टीज। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, देखो इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन पीओपी के ऊपर था। ठीक है, 2001 में अडॉप्ट किया था, और इसको फोर्स किया था 2004 में। इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2006 में, स्टॉकहोम को 2006 में किया था। ठीक है, एमओईएफसीसी को has notified regulation of POP rules 2018 under Environmental Protection Act 1986। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब कुछ पॉल्यूटेंट के बारे में जानते हैं। क्या है पॉल्यूटेंट के बारे में देखते हैं कि यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बैन कर दिया वीड किलिंग पेस्टिसाइड। क्या नाम है, डाइमिथाइल टेट्राक्लोरोटेरिप्थलेट, जिसको डीसीपी और डैक्टेल भी बोलते हैं। अभी देखो इसको यूज कहाँ पे होता था, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, कैबेज, ऑनियन, ये सब के क्रॉप में यूज होता था ये सब पेस्टिसाइड। ठीक है, फिटसेस जो भी है, देखो फिटसेस मतलब कि जो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो बच्चा अभी भी जो बन रहा है, बच्चा बन रहा है, उसको फीटस बोलते हैं। वो सफर कर सकता है लो बर्थ वेट की वजह से, ब्रेन डेवलपमेंट उसका कम हो सकता है, आईक्यू उसकी कम हो सकती है, और इम्पेयर्ड मोटर स्किल लेटर, जो कि आगे चल के हो सकता है। ठीक है, अब बिस्फेनॉल ए, बीपीए, इसके बारे में जानते हैं कि नेगोशिएशन आर बीइंग कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी टू एड्रेस प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के है ये। ठीक है, अभी केमिकल यूज्ड प्राइमरी इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक एंड एपॉक्सी रेजिन्स। अभी ये दोनों है क्या, देखो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक किस में रहेगा, कंटेनर दैट स्टोर फूड्स एंड बेवरेजेस, और एपॉक्सी रेजिन्स किस लिए है कि ये मेटल प्रोडक्ट को कोट करता है, जैसे कि फूड कैन है, बॉटल का जो ढक्कन है वो हो गया, तो ये सब एपॉक्सी रेजिन से बनता है। अभी इसके हेल्थ इफेक्ट भी बहुत सारे, जो ब्रेन पे हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ फेटस पे हो जाएगा, इन्फेंट हो जाएगा, और चिल्ड्रन, मतलब सब पे भी हो सकता है ये सब चीज। पर एंड प्लोरीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, अभी देखो ये क्या करता है कि ये में इम्पेयर किडनी फंक्शन थ्रू डिसरप्शन इन गट माइक्रोबायोटा। अभी गट माइक्रोबायोटा में सबसे ज्यादा ये पीएफएस वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, मैन मेड केमिकल यूज्ड इन एवरीडे प्रोडक्ट सच एज, जैसे कि नॉन स्टिक कुकवेयर, सम कॉस्मेटिक, मतलब कि आपके रेगुलर अप्लायंसेस में, और ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, खास करके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और कैंसर भी होता है इन सब चीजों से। ठीक है, अभी ये लिस्टेड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन एज इंडस्ट्रियल पीओपी। ठीक है, अब कुछ टर्म्स आए न्यूज में वो देखते हैं। सबसे पहले अपना सॉइल एसिडिफिकेशन। देखो एसिडिफिकेशन मतलब कि पहले तो पीएच वैल्यू होता है
0 से लेकर के 14 तक, और ये बीच में 7 रहता है। जो एग्जैक्ट 7 रहता है वो होता है न्यूट्रल, और 7 से 0 के बीच में आपका होता है एसिड, और 7 to 14 हो जाता है आपका बेस। ठीक है, तो अब आप देखोगे एसिड के बारे में। ठीक है, अभी जब सॉइल का पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो फिर वही है सॉइल एसिडिफिकेशन। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से इसके, कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लीच हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक रेसिड्यू कहां से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड से। फिर रूट्स जो कि एक्टिव ग्रोथ स्टेज के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो कार्बोनिक एसिड के तौर पे फॉर्म हो जाता है, तो फिर इन सब कारण से आपका सॉइल एसिडिफाई हो जा रहा है। इम्पैक्ट क्या क्या है देखो, कि सॉइल इन ऑर्गेनिक कार्बन इसमें बन रहा है, माइक्रोब्स जो है वो लूज हो जा रहा है, जिससे कि प्लांट का हेल्थ डिटेरियोरेट हो जा रहा है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी बढ़ जा रहा है, पैथोजेनिक फंगी, डिक्रीज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, ये सब है। लेकिन इन सब चीजों का भी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि लाइमिंग, आप लाइमिंग का प्रोसेस रहता है जिसमें आप लाइम, जिप्सम, डोलोमाइट, अपर कल्टीवेबल सॉइल लेयर, तो फिर अभी इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कैल्शियम रहता है, तो फिर ये सब चीज आपको फायदा दे सकती है। ठीक है, ग्रोइंग एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स जिसमें शुगर केन, बनाना, ये सब है। ठीक है, अब बात करते हैं बायो कवर के बारे में। रिसेंट स्टडी ने सस्टेनेबल अप्रोच माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम इसके लिए लिया है। ठीक है, जो कंट्रोल करता है मीथेन एमिशन फ्रॉम ओल्ड डंप साइट। जो डंप साइट मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा कूड़ा का ढेर लगता है उसको डंप साइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो मीथेन ऑक्सीडेशन है, तो फिर ये बोला है कि इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी जैसे जैसे कि ये लैंडफिल है आपका, ठीक है, और ये इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग लेयर है। आपको बस ऐसे इमेजिन करना। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बताता हूँ। देखो, जो पोरस मटेरियल है ना, लेड डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ लैंडफिल। ठीक है, ये इसका पोरस मटेरियल है जो कि लैंडफिल के ऊपर बना है। ठीक है, कवर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग लेयर, मैच्योर कंपोस्ट। ठीक है, अभी इट प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर मिथेनोट्रोफिक मीथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया, और जो कि एक्ट करता है बायोफिल्टर जैसे। जो अभी ये जो ऊपर ऑक्सीडाइजिंग लेयर है ना, तो यहाँ लैंडफिल से जो भी मीथेन एमिट होता रहेगा, इन सब चीज को ये कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल इन द सेंस कि जो हार्मफुल है, जैसे कि मीथेन यहाँ से जा रहा है ना, तो फिर ये कहीं ना कहीं मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर वो एनवायरमेंट में जो मीथेन एज अ बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया। तो बस यही है इसमें। अब है ग्रास ओपर इफेक्ट। अब देखो ये क्या है, आर्कटिक प्लास्टिक क्राइसिस, मतलब कि जो भी मतलब ऐसे प्लास्टिक बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं ना ओशन में, वो एक जगह पे आर्कटिक पे जाके एक्यूमुलेट, वहां पे जमा हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मेकिंग द आर्कटिक अ हेमिस्फेरिक सिंक। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्टेड ऑन एटमॉस्फेरिक एंड ओशन करंट फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ग्रासहोफर इफेक्ट। ठीक है, अभी देखो रिपोर्ट कौन रिलीज करता है इसका, एकाइड और आईपीईए। ठीक है, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसी को ग्रासहोफर इफेक्ट बोला गया, कि आर्कटिक प्लास्टिक क्राइसिस जो हो रहा है इसी को। ठीक है, अब एडी एंड प्लानिटरी बाउंड्रीज, मतलब एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, अभी एडी क्या है, कि ओवरऑल डिक्लाइन इन ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ओशनिक एंड कोस्टल वाटर। मतलब इसका मतलब देखो ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, जितना बन नहीं रहा उससे ज्यादा। ठीक है, रीजन क्या है इसके, ग्लोबल वार्मिंग, जीएचजी, फॉर वो तो ऑब्वियसली होना ही है। वार्म सरफेस लेयर इन ओशन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को डीपर जाने से रोक देता है। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन क्या है, न्यूट्रिएंट ओवर एनरिचमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, एग्जांपल एग्रीकल्चर लीड टू एल्गल ब्लूम एंड इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा वहां पे एल्गे बन जा रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सोक कर ले रहा है। ये अब इम्पैक्ट क्या है इसका, कि इसका इम्पैक्ट ये है कि ऑकरेंस ऑफ डेड जोन, हाइपोक्सिया इफेक्ट हो रहा है, हैबिटेट कंप्रेशन हो जा रहा है, मरीन फूड वेब पे इम्पैक्ट हो रहा है, और अर्थ क्लाइमेट पे ऑब्वियसली होना ही है। अब प्लानिटरी बाउंड्री क्या है वो देखते हैं। फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब लिमिट्स टू इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन अर्थ सिस्टम। बियॉन्ड दिस लिमिट एनवायरमेंट में नॉट बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट एनीमोर। मतलब कि एक लिमिट है कि आप यहीं तक इस चीज को कंज्यूम करो, या फिर इतना आप उससे ज्यादा डेवलप करो, एक लिमिट है। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो फिर सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा। और 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज है, आप ये सब चीज देख सकते हो 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज। ठीक है, अभी है कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं कि रिसर्च इंडिकेट सीसीडी इज एक्सपांडिंग। अभी इसमें यह है कि एक ये लेवल है, देखो मैं आपको एग्जांपल से ये इमेज से बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है। ये एक लेवल है, ठीक है। अब
CaCO3 यहाँ से आ रहा है ऊपर से, ठीक है, एक लेवल तक CaCO3 रहता है, लेकिन जब ये नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको CaCO3 अच्छे से देखने मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो फिर वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों CaCO3 अलग हो जाएंगे और फिर बाद में मतलब Ca अलग हो जाएगा, CO3 अलग हो जाएगा और इसी जो भी नीचे मटेरियल है उसी में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो फिर यही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है CaCO3, इसको यही बोलते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोजेल के बारे में जानते हैं कि IISc ने नोवेल हाइड्रोजेल का यूज किया है ताकि माइक्रोप्लास्टिक पानी से निकाला जा सके। ठीक है, हाइड्रोजेल में क्या है, इंटरट्वाइंड पॉलीमर नेटवर्क है जो कि माइक्रोप्लास्टिक को बाइंड करता है और उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से, मतलब रेडिएशन के यूज से उसको रिड्यूस कर देता है। तो बस यही है, इसमें तीन डिफरेंट पॉलीमर लेयर है। कौन से? चाइटोसैन है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है एंड पॉलीएनिलाइन है। ठीक है, बस इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना भी। किसने डेवलप किया? IISc ने डेवलप किया है। अब बायोप्लास्टिक के बारे में जानते हैं। बायोप्लास्टिक मतलब देखो कि जो भी प्लास्टिक एक काम कर देता है, आप उसको बायोलॉजिकली कोई भी एक चीज से बना रहे हो, एनवायरमेंट में जो मिलती है, तो फिर उसी को बायोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, बायो बेस्ड पॉलीमर से, जो कि प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? रिन्यूएबल रिसोर्स से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल ऑयल, इन सब चीजों से। ठीक है, अभी ये डिग्रेडेबल बाय माइक्रोब्स है। ठीक है, अभी इन्होंने बैग किससे बनाया? कैसावा स्टार्च। आपको साबूदाना पता होगा, तो फिर वो एक कैसावा स्टार्च का एक पार्ट है। ठीक है, अभी डिग्रेडेबल बाय माइक्रोब से रहता है और अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक है, मतलब कि इसका लो कार्बन फुटप्रिंट रहता है। कार्बन कहीं ना कहीं इससे भी रिलीज होता है, लेकिन जितना हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उससे बहुत कम रहता है। अभी स्टील स्लैग देखो क्या है, स्टील स्लैग रिलीज बाय सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी स्टील स्लैग क्या है? सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग। कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है जब आप स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी को स्टील स्लैग बोलेंगे। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ठीक है, अभी इसमें एप्लीकेशन क्या है? देखो, रोड बेस्ड कोर्स मटेरियल है जो कि SSRT से होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लेंडिंग मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट, फर्टिलाइजर और सॉइल इंप्रूवमेंट, इन सब चीजों के लिए ब्लेंड होता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। बेनिफिट इसका क्या है? देखो, सबसे पहले ये टेक्निकल है कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहेगी इसकी, रेजिस्टेंस अच्छा है और इकोनॉमिकल देन बाइटुमिनस, मतलब कहीं ना कहीं चीपर बट एफिशिएंस रहेगा। एनवायरमेंटल क्या है कि 19 मिलियन टन ऑफ स्टील स्लैग वेस्ट, जो भी अभी वेस्ट होता, अब उसको यूज कर लिया, मतलब वेस्ट टू बेस्ट में। ठीक है, अब एरोबायोलॉजी एडवांसमेंट, ये क्या है? रियल टाइम बायो एरोसोल मॉनिटरिंग। अभी देखो, एरोबायोलॉजी क्या है कि कोई भी मूवमेंट या फिर इम्पैक्ट होता है जो एरोबोन बायोलॉजिकल पार्टिकल का होता है, उसके स्टडी को आप एरोबायोलॉजी बोल देंगे। ठीक है, अभी वो इम्पैक्ट उसका होना किस पे जाए? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इन सब चीजों पे। अभी बायो एरोसोल में देखो कौन कौन आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगल स्पोर्स आ जाएगा, पोलन ग्रेन आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, ये सब चीज आ जाएंगी। अब ये बायो एरोसोल क्या करता है कि चेंज इन बायोडाइवर्सिटी, प्लांट फ्लावरिंग पैटर्न्स और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल सेंसिटिव टू क्लाइमेट शिफ्ट, ये सब चीज को लेकर के। ठीक है, जो अभी इसमें यही न्यूज में है कि टेक्नोलॉजी बहुत हो रही है। ठीक है, अब गैस फ्लेयरिंग देखो क्या है, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब ये 2023 में आया था और 7% इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 22 टू अ राइज ऑफ 23 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज्यादा इसमें हो रहा है, ये रिपोर्ट है। अभी इसके मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? रशिया, ईरान, इराक, यूएसए। ठीक है, रिफर क्या करते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद ऑयल एक्सट्रैक्शन, मतलब कि आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर उसी में नेचुरल गैस बहुत ज्यादा एमिट हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो वही यही है। ठीक है, अभी रीजन क्या है इसका कि रीजन बिहाइंड यूज ऑफ गैस फ्लेयरिंग, मतलब क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले तो सेफ्टी कंसर्न, दूसरा इकोनॉमिकल। ठीक है, अभी इसके की मेजर क्या है कि जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030 इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड बैंक, ये आपको याद रख लेना। अब लाइट पोल्यूशन, अभी ये आया है रिपोर्ट में कि जो नाइट टाइम लाइट पोल्यूशन है ये अल्जाइमर रिस्क को इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, अभी ये एक्सेसिव और इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ आउटडोर आर्टिफिशियल लाइट का आउटडोर, आपको ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्सेस यूज कर रहे हो तो फिर वो लाइट पोल्यूशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, स्टडी नोटेड दैट नाइट टाइम पोल्यूशन डिसरप्ट नेचुरल सर्साइडियन रिदम्स एंड हैम्पर्स स्लीप, मेकिंग इंडिविजुअल मोर ससेप्टेबल टू अल्जाइमर डिसीज। ठीक है, ये है, तो फिर बस यही चीज है। अभी बायो बिटुमेन देखो क्या है कि इंडिया फर्स्ट नेशनल हाईवे कौन सा? नागपुर मानसर बाईपास और नेशनल हाईवे 44 मेड बाय
बायोमैन, बायो बिटुमेन, ठीक है। अभी बायो बाइटुमेन होता क्या है, पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव टू बिटुमेन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कि बायोचार हो गया, स्टबल हो गया, लिग्निन, बायो ऑयल। तो अभी देखो स्टबल जैसे कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि फराली जल गई, ये सब हो गया, तो फिर वो आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। बाइटुमेन क्या चीज है, देखो ब्लैक सब्सटेंस है जो डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल है, नोन फॉर एडहेसिव प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे डांबर जैसा काम करता है। मेनली यूज्ड इन रोड पेविंग एंड वाटरप्रूफिंग एप्लीकेंट्स, ओके। अभी इसके बेनिफिट क्या है कि इंपोर्ट रिड्यूस कर देगा, ठीक है, जो कि स्टबल बर्निंग है उसको एड्रेस कर देगा, फिर बूस्टिंग बायो इकोनॉमी, ठीक है। तो यही सब चीज है। अभी उसी के जैसे अलग मेथड कौन से, कॉपर स्लैग है, जियो टेक्सटाइल है, कोल्ड आसफाल्ट मिक्स है, ठीक है। तो आप ये सब चीज देख सकते हो। अभी मिसेलिनियस मतलब इन्हीं सब चीज में आपने अब तक जितना पढ़ा उसी के बेस पे कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। पहला व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। व्हाइट कैटेगरी सेक्टर में अब क्या है कि कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है स्टेट पॉल्यूशन से लेने की, जब आप कोई चीज इस्टेब्लिश कर रहे हो, जैसे कि एयर एक्ट 1981 और वाटर एक्ट 1974 के अंडर वो है, ठीक है। अभी कंसेंट टू, इसमें दो कंसेंट आते हैं, एक तो कंसेंट टू इस्टेब्लिश और दूसरा है कंसेंट टू ऑपरेट, ठीक है। अभी देखो व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री हैव टू इन्फॉर्म स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थ्रू सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। अभी व्हाइट कैटेगरी सेक्टर में इंडस्ट्री विच आर प्रैक्टिकली नॉन पॉल्यूटिंग आर कैटेगराइज्ड अंडर व्हाइट कैटेगरी बाय सीपीसीबी, ठीक है। और इसके एग्जांपल देखो, विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट, असेंबली ऑफ एयर कूलर, बाईसाइकिल असेंबली एक्सेट्रा, ठीक है। अभी चार कैटेगरी इसके अंदर, मतलब व्हाइट कैटेगरी क्या है जिसमें मिनिमम और नो पॉल्यूशन हो, ग्रीन कैटेगरी क्या है जिसमें लो टू मॉडरेट हो, और फिर ऑरेंज कैटेगरी क्या है मॉडरेट टू हाई हो, और ऑरेंज टू रेड है आपका हाई पॉल्यूशन इम्पैक्ट, ठीक है। आपको ये नंबर याद रखना है 20, 21 टू 40, 41 टू 59 और 60 एंड अबव, ठीक है। ये नंबर आपको एज इट इज याद रखना है। अभी एमिशन फ्रॉम रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च। अभी देखो जो कि रॉकेट जो लॉन्च हो रहा है उससे पॉल्यूशन लगभग 3 गुना हो गया, और जो कि सैटेलाइट लॉन्च हो रही है प्लेनेट में उससे लगभग 10 गुना बढ़ गया है पिछले 15 साल के ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इसके इम्पैक्ट देखो क्या है, Al2O3 और ब्लैक कार्बन जो है ये अब्सॉर्ब एंड ट्रैप लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, थस रिजल्ट्स इन वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। ये जो Al2O3 और जो ब्लैक कार्बन है ना, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करता है और अर्थ में वापस एमिट करता है, जो कि वार्मिंग और जो कि ओजोन लेयर में जो छेद होते हैं ना वो सब इन्हीं से हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है, फिर मेटलिक ऐश डिसरप्ट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मोर हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन टू रीच द प्लैनेट सरफेस, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पे इंपैक्ट करते रहे। इवन जो ग्रीन रॉकेट है ना, जो लिक्विड हाइड्रोजन से जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं वाटर वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ग्रीन हाउस गैस में एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। अब मेजर कौन कौन से, इसके हॉरिजॉन्टल लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट, जिससे कम फ्यूल यूज होगा तो फिर कम कार्बन एमिट होगा, फिर ट्रेजेक्टरी कंट्रोल फॉर री एंट्री, ये देख सकते हो, अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड डिजाइन इंप्रूवमेंट, जैसे कि बायोप्रोपेन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी भी आप इसका एग्जांपल यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मेंस वगैरह अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको लिख लेना, बायोप्रोपेन। एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलास ऑफ इंडिया। अभी ये टोटल बताता है कि इसमें आपका कितना एग्रीकल्चर का लैंड है, कितना फॉरेस्ट का लैंड है, कितना पहले था जो इरिगेटेड नहीं था जो कि यूज में था, तो वो सब चीज है, ठीक है। एम्स टू सिस्टमैटिकली एग्जामिन लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न्स। अभी उसका एग्रीकल्चर क्या है कि खारिफ और राबी क्रॉपलैंड एक्सपांड हो गया, फैलो लैंड जो है डिमिनिश हो गया, ठीक है। डबल ट्रिपल एनुअल क्रॉपिंग इंक्रीज बाय 82%, ठीक है। अभी उसमें क्या होता है कि हार्वेस्ट ज्यादा होगा, सोइंग ज्यादा होगा, तो फिर उससे कहीं ना कहीं वहां के जो मिनरल्स है उनको रेस्ट नहीं मिलते, ठीक है। सिंस 2005 शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंक्रीज्ड अंटिल 2016, मतलब 2005 से 2016 तक आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके जस्ट बाद से ये डिक्रीज होना चालू हो गया। बिल्ट अप लैंड मतलब कि इंक्रीज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 31% अराउंड सिंस 2005, ये है। अब सीपीसीबी के बारे में जानते हैं, देखो बहुत अच्छी चीज है ये। सीपीसीबी ने रिपोर्ट दिया है एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, ये बोलता है कि 80% एनवायरमेंट फंड जो है कि अनयूटिलाइज्ड है। अभी इसमें क्या अनयूटिलाइज मतलब कि आपने वो यूज ही नहीं किया वो सारे फंड्स। अभी ये ईपीसी जो कि डीलर मैन्युफैक्चरर है रिक्वायर्ड टू पे 1% ईपीसी फॉर स्पेसिफाइड न्यू डीजल व्हीकल
रजिस्टर्ड ओनली इन दिल्ली एंड एनसीआर, मतलब आप गाड़ी खरीद लो जो कि दिल्ली और एनसीआर में, तो फिर 1% ईपीसी आपको इसमें पे करना है, ठीक है। रिसीव्ड एज पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी एनवायरमेंटल कंपनसेशन, ये वही पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे वर्क करती है, हमने देखा था पहले। रिसीव और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का ऑर्डर एनजीटी से बन के आता है। अब सीपीसीबी देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में आता है 1974। और देखो पावर एंड फंक्शन इसका होता है एयर एक्ट 1981 से, फंक्शन होता है एमओईएफसीसी से, ठीक है। तो ये सब चीजें, अभी सीपीसीबी क्या करेगा, क्लीनलीनेस प्रमोट करेगा, किसको, स्ट्रीम वेल, जो भी क्वालिटी ऑफ एयर, इन सब चीज को। तो फिर ये एक ओवरव्यू आप इसको देख लेना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी, इसको मिस मत करना। अब बढ़ते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये आया था आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनजीटी एक्ट 2010 के एक्ट से आया था, ठीक है। इसका प्रिंसिपल सिटिंग तो न्यू दिल्ली में, लेकिन इसके आधार है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। अभी एनजीटी ने बोला है कि गंगा रिवर ना फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। इसके कंपोजिशन देखो, चेयरपर्सन भी 10 to 20 जुडिशियल है और इसके एक्सपर्ट मेंबर भी रहते हैं, ठीक है। इसके पावर क्या है, इसके सिविल कोर्ट का पावर है, सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस है, और ग्रांट रिलीफ इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड डैमेजेस टू अफेक्टेड पर्संस। मतलब अगर पर्सन को इफेक्ट हुआ, इम्पैक्ट हुआ, तो फिर आप उसका एक ग्रांट दे सकते हो। तो वो सब पावर इसके पास है। और ये देखो, इसके फ्रेमवर्क में बहुत सारे एक्ट आए, तो वो देख सकते हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एयर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर एक्ट 2 बार आया, 1974, 1977। तो ये सब आप एक बार देख सकते हो, इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। डिस्पोजेबल ऑफ एप्लीकेशन अपील विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। बेंचेस, एनजीटी के 5 जोन है, कौन से? एक तो प्रिंसिपल बेंच जो हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, और दूसरा सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, इतने। अब सीजीडब्ल्यूबी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मतलब ग्राउंड वाटर को लेकर के है, उसको कंजर्व कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है, उसका स्टेटस क्या है इंडिया में, इन सब चीजों को ये फोकस करेगा। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है। Established in 1970 by renaming the Exploratory Tubewell Organization under the Ministry of Agriculture, ठीक है। तो ये जो CGWB किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। अभी फंक्शन क्या है इसके, ग्राउंड वाटर असेसमेंट, मॉनिटर, रेगुलेशन, साइंटिफिक स्टडी, यही है, ठीक है। और इसके कुछ इनिशिएटिव है जैसे कि नाकुइब, आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोडक्ट, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, ये इसके, ठीक है। और ये इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो फिर ये आप एक बार ओवरव्यू कर लो। बाकी ये सीजीडब्ल्यूबी, एनजीटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी देखो सीएक्यूएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करने वाली चीज है। अभी स्टैट्यूटरी बॉडी जो इस्टेब्लिश हुई है सीएक्यूएम में इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिप्लेस्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, किसको रिप्लेस कर रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को। इसका एम क्या है कि बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सराउंडिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये है। अब इसका फंक्शन देखो, स्टैट्यूटरी डायरेक्शन देता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी इम्पोज करता है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब रूल वगैरह फॉलो ना हो तो उसका, और अप टू 5 years इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, और फाइन अप टू 1 crore रुपए भी डाला जा सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। अभी एक नए चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कम रिसोर्स में बहुत ज्यादा एफिशिएंट यूज हो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ना हो उस पर, ठीक है। अभी इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2023-24, ये स्टार्टिंग के, अभी मैं जो 2-3 रिपोर्ट पढ़ाने वाला हूँ थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, आपको बस मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। अब ये 4th एडिशन ऑफ रिपोर्ट है, ठीक है, रिलीज बाय नीति आयोग। अभी इसको 113 इंडिकेटर से इसको मेजर किया जाता है, हर एक स्टेट, हर एक यूटी इसमें आएगा, और इसको मॉस्पी जो है इसमें हेल्प करता है। स्कोर का रेंज रहेगा 0 to 100 के बीच में। अगर कोई 100 स्कोर किया, इसका मतलब कि उसने 2030 का टारगेट अपना अचीव कर लिया है, ठीक है। अब इसके 4 कैटेगरी, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट्स। ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। अभी की फाइंडिंग देखो, कंपोजिट स्कोर फॉर इंडिया इम्प्रूव्ड, जो कि 2021-20 में था
वो था 66, जो कि अभी बढ़ के हो गया 71। ठीक है, 23-24 में हर एक स्टेट ने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया ओवरऑल स्कोर में। ठीक है, टॉप स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड और केरला। और टॉप यूटी कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। अभी देखो, ये जो रिपोर्ट अभी मैं बोल रहा हूँ ना कंफ्यूजिंग वाले, वो यही रिपोर्ट है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये भी मॉस्पी रिलीज करता है। ठीक है, कंसल्टेशन विद मिनिस्टर्स, यूएन एजेंसीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और ये नेशनल लेवल पे कितना एसडीजी का कितना प्रोग्रेस है, उन सब चीजों को ये फोकस करता है। ठीक है, अभी इसके फाइंडिंग देखो क्या है, एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 5, एसडीजी 6, एसडीजी 10, एसडीजी 11, इन सब में कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रोग्रेस आया है। ठीक है, इन सब में। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 ये यूएन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ऑन एवरेज 16% एसडीजी आर ऑन ट्रैक, मतलब सिर्फ और सिर्फ 16% है कि एसडीजी हम टारगेट अचीव कर सकते हैं 2030 तक। बाकी फिनलैंड फर्स्ट रैंक पे, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे डेनमार्क है। इंडिया का रैंक 109 है आउट ऑफ 166 कंट्रीज। ठीक है, और ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस किसमें? पॉवर्टी रिडक्शन, क्वालिटी एजुकेशन टारगेट, और बाकी डिक्रीज किस में हो रहा है? सस्टेनेबल सिटी और क्लाइमेट एक्शन में। ठीक है, बाकी बता दूं कि 17 एसडीजी होते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को याद है तो वो अभी मेरे को लिख के बता दे। ठीक है, बहुत अप्रिशिएट रहेगा। ठीक है, अब यूएन मी मतलब यूएन बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म, ये कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एंगेजमेंट विद यूएन सिस्टम। इसमें बारबाडो हाईएस्ट रैंक पे है। ठीक है, इंडिया 139th प्लेस पे, जो कि यूएसए लास्ट रैंक पे। ठीक है, अब एसडीजी रिपोर्ट 2024, ये यूएन डीसा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये बोल रहा है कि सिर्फ 17% ही अचीवेबल है 2030 तक। और इसको पॉजिटिव प्रोग्रेस किसमें दिखा? 3, 4, 7, 9। अब ये जो है एज रिस्पेक्टिव इसमें दिया है कि कौन सा किस चीज को लेकर के। ठीक है, वो आप ओवरव्यू कर सकते हो। अब देखो, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद कैसे होगा? बस एक ही चीज है, मल्टीपल रिवीजन करते रहो। ठीक है, तो हो जाएगा याद। अब चिपको मूवमेंट 2023 में 50th एनिवर्सरी हुई थी चिपको मूवमेंट की। ठीक है, अब ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था फॉरेस्ट कटिंग के अगेंस्ट। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब इसका ओरिजिन देखो, मतलब ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस फॉरेस्ट कटिंग का जो है, ये सबसे पहले इनिशिएट हुआ था 18th सेंचुरी राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी, जिसको अमृता देवी ने लीड किया था ऑर्डर्स ऑफ किंग ऑफ जोधपुर के अगेंस्ट में। ठीक है, resulted in royal decree that banned cutting of trees in all Bishnoi villages। बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। ठीक है, अभी ये उत्तराखंड में जो हुआ था वो है प्राइमरीली विलेज की जो वुमेन है उन लोग ने किया था। उसके लीडर देखो, सुंदरलाल भगुना, चंदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये इनके कुछ लीडर्स हैं। ठीक है, ये रिनोन्ड थे इसके कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट फिलोसॉफी ऑफ इको फेमिनिज्म। ये नया टर्म है इको फेमिनिज्म। ठीक है, फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल मूवमेंट, कनेक्शन बिटवीन इकोलॉजिकल कंसर्न एंड वुमन। ठीक है, इकोलॉजिकल कंसर्न और वुमन के बीच का जो था वही था। और इसी तरह अलग अलग होते, जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया, अपिको मूवमेंट हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स, अरे मतलब मूवमेंट ऐसे हुए हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। अब सिया सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये भी मोस्पी ने रिलीज किया 7th इशू ऑफ एनवी स्टैट्स। एनवी स्टैट्स आपको नाम से पता चल रहा है कि एनवायरमेंट का एक स्टेटिस्टिक्स मतलब उसका एक डेटा है। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पे रहेगा। ठीक है, पब्लिकेशन इंक्लूड 4 एरियाज, एनर्जी अकाउंट, ओशन अकाउंट, सॉइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ये 4 रहेगा। ठीक है, इसके की हाईलाइट देखो, इंडिया इमर्ज्ड एज वर्ल्ड लीडर इन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, और 72% इंक्रीज इन नंबर, अराउंड 16% इंक्रीज इन एरिया ऑफ टोटल प्रोटेक्टेड एरिया। जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें 16% इंक्रीज हुआ है, 72% इंक्रीज हुआ है बिटवीन 2000 एंड 2023। ये आपको याद रहेगा। इसका मैंग्रोव्स में देखो इंक्रीज हुआ अराउंड 8% 2013 से लेकर 2021 तक, लेकिन मैंग्रोव स्टिल इन डिक्रीजिंग, हमने ऊपर के रिपोर्ट में पढ़ा था। ठीक है, अभी सिया के बारे में देखो क्या है, ये फ्रेमवर्क है कंपाइलेशन ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स के इससे। ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, 2 साइड्स ऑफ सिया है, एक तो सेंट्रल फ्रेमवर्क और दूसरा है इकोसिस्टम अकाउंटिंग। ठीक है, अब सेंट्रल फ्रेमवर्क क्या है, जो कि एनवायरमेंटल एसेट्स, इंडिविजुअल रिसोर्स जो भी रहता है इकोनॉमी उसके लिए है, और आपका
इकोसिस्टम अकाउंटिंग इसके लिए कि इकोनॉमिक और ह्यूमन एक्टिविटी से क्या सर्विस हो रहा है एनवायरमेंट में, वो उस चीज को लेकर के। ठीक है, अभी अदर एनवायरमेंट अकाउंट, एक तो एनएसओ है, दूसरा इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एनकेव्स। ठीक है, फर्स्ट एनवीस्टार्ट रिलीज हुआ था आपका 2018 में। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है, सर पार्थ दास गुप्ता कमेटी, ये आपको याद रखना है कौन सी कमेटी से आया है, सर पार्थ दास गुप्ता कमेटी से। रिलेटेड न्यूज क्या है देखो, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्शन प्रोडक्ट इंडेक्स, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, उत्तराखंड फर्स्ट इंडियन टू लॉन्च है जीईपीआई। ठीक है, अब जीईपीआई के 4 पिलर है, एयर, सॉइल, ट्री, वाटर। ठीक है, अब ये क्या है कि मेथड है जिससे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को आप मेजर कर सकते हो कि ह्यूमन इंटरवेंशन से कितना है। ठीक है, ये हो गया। अब अल्टरनेटिव फ्यूल्स और एनर्जी, ठीक है, अपना नया चैप्टर है अल्टरनेटिव फ्यूल्स, एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी। तो सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, शेयर ऑफ रिन्यूएबल सोर्स क्या है, इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर। ठीक है, टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी 45% है। ठीक है, एज ऑफ नवंबर 2023। अभी सोर्स वाइज शेयर देखा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये आपको याद रखना है कि किसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले सोलर है, फिर विंड है आपका, हाइड्रो, बायोमास पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर, और लास्ट में आपका वेस्ट टू एनर्जी। जिस दिन वेस्ट टू एनर्जी बूस्ट हो जाएगा ना दोस्तों, उस दिन तो मतलब काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा इकोनॉमी में भी एनवायरमेंट में भी। अभी रिन्यूएबल एनर्जी जो है 165% ग्रो हुआ है इन 10 इयर्स फ्रॉम 2014 टू 2024। ठीक है, अच्छा ग्रोथ है। राजस्थान टॉप्स द लिस्ट फॉलोड बाय गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। सबसे ज्यादा राजस्थान में कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। ग्लोबल स्टैंडिंग में इंडिया 4th रैंक पे आता है और विंड की पावर कैपेसिटी में भी 4th रैंक पे आता है। इंडिया ओवरटुक जापान टू बिकम 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। ठीक है, ये हो गया। अब ये कुछ इनिशिएटिव है, आप ये इनिशिएटिव देख सकते हो। अभी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है 500 गीगावाट बाय 2030 इसको अचीव करना है। ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इसका आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन। अभी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन देखो, जस्ट ट्रांजिशन क्या होता है, ग्रीनिंग द इकोनॉमी इन अ वे दैट इज फेयर एंड इंक्लूसिव। ठीक है, मतलब सबके लिए इक्विटेबल शेयरिंग भी हो उसमें, ऐसा। इंडिया अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटेबल एक्शन। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा है कि सपोज कोई 60 के लेवल पे और सपोज कोई 70 के लेवल पे, दोनों को 100 पे पहुंचना है, तो फिर इसको सिर्फ जो 70 इसको सिर्फ 30 ही दिया जाए, इसको 40 दिया जाए, ताकि वो इक्विटेबल एक साथ ग्रो हो सके, इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन एग्रीड एट यूएन ट्रिपल सी इन स्कॉटलैंड, जो कि COP26 से है। जस्ट ट्रांजिशन आपका COP26 से है, याद रखना इस चीज को। की एलिमेंट इक्विटी, इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, 3 एलिमेंट है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब देखो इसका इवोल्यूशन देखो, COP21 में इसका एक वर्ड मेंशन हुआ था। COP24 जो कि काटोवाइस में हुआ था, इसमें सिलसिलिया डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें ये अडॉप्ट हुआ था। COP26 ग्लासगो में साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया था JETP, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम को, पार्टनरशिप को। COP27 जो शार्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, उसमें JTWP, जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और COP28 दुबई में फर्स्ट डायलॉग हुआ था JTWP का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी देखो स्टेप्स देखो, ILO गाइडेंस है, JET प्रोग्राम है जो कि आपने देखा ही था, अभी लॉन्च हुआ था। रिन्यूएबल एनर्जी रीटैप, ये देख सकते हो। ठीक है, अब रिलेटेड न्यूज क्या है इसमें कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो बेस रहेगा ETI पे, मतलब 120 कंट्रीज इसके अंदर आती है। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क क्या करेगा कि कंट्रीज के जो एनर्जी सिस्टम है ना, उसका असेसमेंट करेगा कि कितना वो इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, उन सब चीज को। ठीक है, अब एनर्जी ट्रांजिशन रिफर्स टू शिफ्टिंग एनर्जी प्रोडक्शन अवे फ्रॉम सोर्सेज दैट रिलीज अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल अभी जैसे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, तो उस चीज को ये जो है ट्रांजिशन करेगा। अभी जैसे की फाइंडिंग इसके देखो क्या है, इंडिया का रैंक इसमें 63 है। टॉप 5 परफॉर्मर है इसका स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये इसके टॉप 5 परफॉर्मर है। और 6 G20 कंट्री जो है टॉप 20 परफॉर्मर में है। ठीक है, ETI के रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 G20 कंट्रीज में आ रही है। ठीक है,
ऑफ शोर विंड एनर्जी। अभी कैबिनेट ने वायबिलिटी गैप फंड स्कीम जो है इसके इम्प्लीमेंट किया ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोडक्ट को लेकर के। एक एक करके सब देखते हैं। तो पहला तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इसमें इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एंड एनर्जी प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि 500 मेगावाट तो इसमें कोस्ट ऑफ गुजरात और तमिलनाडु से आ रहा है। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग देखो क्या है। वायबिलिटी गैप फंडिंग ये एम करता है सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हो लेकिन मार्जिनली शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी, कहीं ना कहीं मार्जिनली उसको जरूरत हो उसके लिए। अब सीसीईए मतलब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने 2005 में अप्रूव किया था वीजीएफ को, ठीक है। ये आ जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज है। अब ऑफशोर विंड एनर्जी क्या देखो, एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने टारगेट सेट किया 30 गीगावाट ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन बाय 2030, ठीक है। और नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी 2015 तक ये पॉलिसी है, ठीक है। अब ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, इनके प्रोस और कॉन्स क्या है देखो। ऑफशोर क्या है, जनरेट मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी जो जनरेट करेगा, एफिशिएंसी रहेगी, जैसे कि सी से एक तरफा विंड आती है तो फिर उसको डायरेक्शन पता है तो फिर वहीं से वो स्ट्रॉन्गर और सेम डायरेक्शन मोर ऑफ्टन, मतलब वहां से वो एनर्जी ज्यादा स्टोर कर लेगा। लेस इंट्रूसिव है कि मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत कम होने, ठीक है, लैंडिंग को इक्विजिशन पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑनशोर विंड में क्या है देखो, कॉस्ट इफेक्टिव है सबसे पहली बात इसका प्रोस, मतलब कि दूसरी बात है क्विकर इंस्टॉलेशन, अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा, ट्रांसमिशन लॉस कम होता है और टेक्नोलॉजी इसकी प्रूवन है, ठीक है, मतलब इसका मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चे नहीं है। अभी कॉन्स क्या है इसका कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन नीड्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है ये, ठीक है। दूसरा है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, वही बात हो गई, ठीक है। अब इसके कौन से कि अनप्रेडिक्टेबल विंड स्पीड है, डायरेक्शन है, ठीक है, लिमिट ऑन लैंड अवेलेबिलिटी एंड लैंडस्केप, ठीक है। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अभी ये देखो ये भी एमएनआरई ही निकाल रहा है, ठीक है, स्कीम गाइडलाइन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर, इसमें भी हर एक चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है एवर्टेड, ये 50 MMT 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये एवर्टेड हो जाना चाहिए। फिर दूसरा एम्प्लॉयमेंट 6 लाख फुल टाइम जॉब हो इसमें, टोटल इन्वेस्टमेंट की 8 लाख करोड़ तक इसमें सेविंग्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी मतलब अप्रोक्सीमेटली 125 गीगावाट तक ये स्टोर कर ले, और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन मतलब 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, मतलब एक साल में 5 मिलियन मेट्रिक टन ये बना ले ऐसा। अभी इसके देखो बजटरी इसका क्या है 200 करोड़, ठीक है, टिल 2025-2026। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक चीज देखे गए हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी कितना है, प्रोसेस कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वैल्यू चेन किसका, ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स का, ठीक है। इसके स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, एनआईएसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये आपको दिमाग में याद रखना ही रखना है। अब इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी क्या है, SIA will identify the test facility, call for proposal consultation किसके साथ, मिनिस्ट्री के साथ, एस्टेब्लिशमेंट इन टेस्टिंग फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी, ठीक है, ये इवैल्यूएट होगा। अब इसकी फंडिंग देखो किसके साथ, फंडिंग 100% ऑफ कैपिटल कॉस्ट, जितना कैपिटल बनाने में जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट एंटिटी है, और 70% ऑफ कैपिटल कॉस्ट फॉर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। अगर गवर्नमेंट कोई चीज बना रही है तो 100% गवर्नमेंट का स्टेक है, और कोई चीज प्राइवेट हो रही है तो प्राइवेट वालों को 30% देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये NGHM आया कब था, 2023 में लॉन्च हुआ था, और अराउंड अप्रॉक्स 20,000 करोड़ तक इसका बजट था, ठीक है। ड्यूरेशन इसका फेज 1 फेज 2 दो फेज में है, 2022-23 से 2025-26 ये फेज 1 है, 2026-27 से लेकर 2029-30 तक ये इसका फेज 2 है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूसेज और एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब ये इसके कुछ की कंपोनेंट है कि इसको डिमांड क्रिएशन बढ़ाना है, साइड प्रोग्राम को बूस्ट करना है, जो पायलट प्रोजेक्ट है उनको एनहांस करना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब, जैसे कि 3 पोर्ट नेमली दीनदयाल, पैराडिप और वीओ चिदम्बरम, ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन हब है, आपको ये तीनों याद रखने, ठीक है। और इनिशियल स्टेप्स जो NGHM में आया था कौन सा है, गेल लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, फिर FCE भी आया था, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बस है, ग्रेटर नोएडा और ले ये दो में NTPC के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसने 60 किलोवाट कैपेसिटी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया था,
अभी ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या देखो, रिफर्स टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये दो दो चीज से प्रोड्यूस होता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस से और दूसरा है बायोमास से। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करेगा कि ये देखो हाइड्रोजन है ना, तो अभी जो कि वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, दो में ये डिवाइड कर देगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी के मदद से रिन्यूएबल सोर्स इसमें बना देगा। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है। और दूसरा है आपका बायोमास। ठीक है, इसमें गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, मतलब इसमें गैसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगा। एप्लीकेशन इसका हर जगह हमने देखा, अभी एफसीवी एविएशन एंड मैरीटाइम में आ जाएगा, इंडस्ट्री जो भी है उसमें हो सकता है, रोड और रेल में हो सकता है। ठीक है, अब ये अलग टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, आप देख सकते हो टाइप, प्रोसेस, सोर्स। अब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, अब आप इसको एज अ ओवरव्यू कर लो। ठीक है, रिलेटेड न्यूज साइट को लेकर के अभी बताया था मैंने क्या है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ग्रीन अमोनिया अंडर साइट प्रोग्राम वाज इनहेंस्ड। ग्रीन इसकी बिडिंग को, ठीक है, अब इसका कैपेसिटी क्या है, बिडिंग अंडर मोड 2A ऑफ साइट प्रोग्राम इंक्रीज फ्रॉम 5,50,000 मेट्रिक टन पर एनम टू 7,50,000 टन पर एनम। ये इसका इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये इतना ही था। अभी है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि रिन्यूएबल हीट एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर ही ये स्टोर रहेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली जियोथर्मल पावर पोटेंशियल ऑफ 10,600 मेगावाट आइडेंटिफाइड इन इंडिया। जियोथर्मल का कितना है, 10,600 मेगावाट, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये मैप के थ्रू आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे ये ज्यादा है। ठीक है, जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके एंड कंटिन्यूअल हीट लॉस फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, कंटिन्यूअल हीट लॉस हो रहा है अर्थ फॉर्मेशन की वजह से, तो उससे ये सब चीज डेवलप होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज देखो इसका क्या है कि हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। ओके, पॉसिबल रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल जैसे कि मरकरी, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, बोरोन, ये सब चीज इसके हार्मफुल इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, और स्टेप्स देखो क्या है, RERTD 100% फाइनेंशियल सपोर्ट बाय MNRE ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्रोग्राम रीटैप जिसको बोलते हैं, और मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर। ये आपको एज इट इज ऐसा मतलब ओवरव्यू करना, उतना ज्यादा तो ये पूछे जाने के चांस नहीं, बट आपको ये मैप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, मैप। ठीक है, मैप और एक ये डेटा, ये डेटा। ठीक है, अभी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये कैसे होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है ये पायलट प्रोजेक्ट, किधर, झारखंड में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहता है कि जो कोल है ना, इसको गैसिफाई करते हैं और केमिकली कन्वर्ट कर देते हैं सिन गैस में। ठीक है, ओरिजिनल कोल गैस। ठीक है, अभी इससे फायदा ये है कि जो कोल बहुत डेप्थ तक है ना, तो उसके लिए आपको माइनिंग की जरूरत नहीं, आप इसको सिन गैस में प्रोड्यूस करके इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे मैप में यही बताया, अरे पूरे डायग्राम में यही बताया। ठीक है, सिमिलर टू सरफेस कोल गैसिफिकेशन, जैसे मिक्सचर ऑफ मीथेन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब रहेंगे। ठीक है, इंजेक्टिंग स्टीम एंड एयर ऑक्सीजन इनटू द सीम एंड इग्नाइटिंग इट रिक्वायर्ड टेम्परेचर ओवर 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, ये इसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ यूसीजी क्या देखो, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फीडस्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये इसके यूसीजी के प्रोडक्ट्स है। बेनिफिट देखो, एक्सेस टू अनमाइनेबल कोल, मतलब आप जो माइन नहीं कर सकते वो कोल को आप एक्सेस कर सकते हो। रिड्यूस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनर्जी डेंसिटी, मतलब 3% ऑफ लैंड एरिया लेस चाहिए रहेगा, मतलब पहले 100% लग रहे थे तो आपको सिर्फ अभी 97% ही लगेंगे, ऐसा है। नीड फॉर कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ गैस एनर्जी, मतलब गैस से आप उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कंसर्न से इसके इंड्यूस सब्सिडेंस, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस, ये सब इसके कंसर्न। अभी इसके कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, जो कि 2030 तक इसको 100 मेट्रिक टन को, मतलब कोल का गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन इसको जो कि अचीव करना है। डेडिकेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूसीजी इन कोल एंड लिग्नाइट बियरिंग एरियाज। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि जो एरिया में कोल और लिग्नाइट बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो उधर यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने उधर फ्रेमवर्क भी दिया, फ्रेमवर्क अपडेट कर दिया, स्कीम निकाला है अलग अलग।
पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, हर एक को लेकर के जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, सीआईएल, भेल, फिर एसडीजी, मतलब ये एसडीजी निकालने के लिए, तो फिर ये सब चीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगली बार हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से इनिशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे एंड अप करने को एनवायरमेंट को। ठीक है, क्योंकि अभी उतना ज्यादा है नहीं, हर एक चीज डेटा के अकॉर्डिंग ही है, तो फिर इतना ज्यादा कंसेप्ट आएंगे, और जहाँ पे कंसेप्ट आएंगे उस चीज को मैं अच्छे से कवर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर आप इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग देखते हो पूरा वीडियो, लेकिन फिर बाद में आप इसको सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फिर आप ऐसा करो कि हमको भी सपोर्ट मिले उन सब चीजों से। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम के तर्क आईएएस पीसीएस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स आते हैं, पीवाईक्यू को देखा जा रहा है, उसमें गाइडेंस हर एक चीज का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज तक अभी तक के लिए तो इतना ही दोस्तों। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, और वो हमारा एनवायरमेंट का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।